So hello everyone, welcome to today's session. So in this series of business laws, we are going to start with the Indian Contract Act 1872. तो इस बिज़नेस लॉ की सीरीज़ के लिए हम MC कुच्छल सर की बुक रेफ़र कर रहे हैं. तो हम बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हम किसको बोलते हैं, क्या रेलेवेंस है इस एक्ट का. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. मान लेते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक थ्रू बस ट्रैवल करना है और आप एक बस में बोर्ड करते हैं और एक बस में बोर्ड करने से ही आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं. कैसे? जैसे ही आप एक बस बोर्ड करते हैं तभी आपके पास एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाता है कि आपको उस बस का टिकट बाय करना है, और जो बस ड्राइवर है वो इस लीगल ऑब्लिगेशन में आ जाता है कि अगर आपने टिकट बाय किया है तो वो आपको आपकी डेस्टिनेशन से पहले बीच में कहीं बस से नहीं उतार सकता. अगर इसी को हम बिज़नेस टर्म्स में बात करें तो मान लेते हैं आप एक सप्लायर हैं टेक्सटाइल बिज़नेस के रॉ मटेरियल के लिए, और आपके पास बायर का एक कॉल आता है कि आपसे वो 5 दिन बाद 5K के गुड्स ले लेगा, लेकिन 5 दिन बाद वो बायर जो है वो गुड्स को लेने के लिए मना कर देता है. तो अब इस केस में सप्लायर के पास क्या राइट है कि वो अपने 5 लाख के जो गुड्स हैं उनको उसका लॉस होने से रोक सकता है. इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया कि इस केस में हम जो भी एग्रीव्ड पार्टी है उसको बचा पाएँ. तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो यही बताता है कि जब भी कोई प्रॉमिस परफॉर्म होता है तो उसके क्या लीगल रूल्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं. तो फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस और एनफोर्सेबिलिटी कैसे हम फिट इन कर सकते हैं इस एग्जांपल में. फॉर्मेशन कब हुआ? जब सप्लायर के पास उस बायर का कॉल आया कि वो उससे 5K के गुड्स 5 दिन बाद खरीद लेगा, तो तभी एक प्रॉमिस फॉर्म हो गया था. अब परफॉर्मेंस की बारी कब आती है? परफॉर्मेंस की बारी आती है 5 दिन बाद, जब वो सप्लायर जो है वो 5K के गुड्स लेकर बायर के पास जाता है कि वो उससे बाय कर लेगा. और अगर इस केस में ऐसा होता है कि वो परफॉर्म नहीं हो पाता है, बायर किसी भी रीज़न से मना कर देता है उसके गुड्स लेने से, तब आती है लीगल रूल्स की बारी, यानी इन्फोर्सेबिलिटी की बारी. इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब यहाँ पे इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि जो सप्लायर है उसके पास राइट है, लीगल राइट है कि वो बायर से अपना जो लॉस है वो रिकवर कर सकता है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पर्पज़ यही है कि जो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं वो सही से परफॉर्म हो पाएँ, क्योंकि अगर कोई लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं हुई तो कोई भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो है वो कभी परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा, कोई ट्रेड भी नहीं हो पाएगा. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसीलिए फॉर्म हुआ कि जो प्रॉमिसेस हैं, जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड प्रॉमिसेस हैं, वो लीगली एनफोर्स्ड हों ताकि कोई भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म हो पाए. तो अब देख लेते हैं बेसिक स्कीम ऑफ द एक्ट क्या है, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है इस एक्ट का. तो स्कीम ऑफ द एक्ट बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला पार्ट है जनरल प्रिंसिपल्स और सेकंड है स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो जनरल प्रिंसिपल्स में सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 है, और स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है सेक्शन 124 से सेक्शन 238 तक. अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सेक्शन 76 से सेक्शन 123 बीच में कहाँ हैं, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो 1 to 75 है, फिर सीधा जो स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो जंप कर रहा है और स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 124 से. तो ऐसा क्यों है? सेक्शन 76 टू सेक्शन 123 बेसिकली पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही था, लेकिन इसको 1930 में अलग एक एक्ट बना दिया, सेपरेट एक्ट बना दिया, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से जिसको हम जानते हैं. तो वो पहले इसी का ही पार्ट था, लेकिन 1930 में इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेपरेट कर दिया. अब जो इसके आगे के सेक्शंस हैं, जो सेक्शन 239 टू सेक्शन 266 हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेपरेट हो गए थे, लेकिन वो 1932 में सेपरेट हुए थे, जिसको अब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से जानते हैं. तो अब मैं सेक्शंस आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सेक्शंस जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट. कोई भी लॉ के पेपर में आपको जो सेक्शंस हैं वो मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आंसर लिखते टाइम. तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे फॉर्म होता है और क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.